हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यशोधर बाबू जी की आपने 25वीं शादी की सालगिरह मना ली, बहुत अच्छे से मनी ही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं बनाई है वो जल्दी से सेशन को पढ़ें। सिल्वर वेडिंग जो मैंने मूल पाठ का सार पढ़ाया था, एक लंबी कहानी है सिल्वर वेडिंग जो मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखी थी। तो आज इस सेशन में फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में 40 नंबरों के पूछे जाएंगे और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य तो सब्जेक्टिव आएगा और 2 या 3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पूछेगा, क्योंकि 40 नंबर एमसीक्यू होंगे और 40 ही नंबर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे। तो सिल्वर वेडिंग के एक क्या है, एक ध्यान रखना, एक लंबी कहानी है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्या है, एक लंबी कहानी है, ठीक है। लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी जी है, जिन्हें वो 2005 में कयाप नामक कहानी संग्रह पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मनोहर श्याम जोशी जी को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी सिल्वर वेडिंग कहानी। मैंने पूरी अच्छे से विस्तार से भी पढ़ाई है और वैसे संक्षिप्त रूप में भी अंतिम समय में पढ़ाई थी सेशन में। तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू तो असफल रहने का कारण सीधा सा है, वो जो उनके गुरु थे ना किसंदा, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। कि यानी कि कहने का था, पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के ख्यालों में जी रहे होते हैं, वही संस्कृति अपना रहे हैं इस कारण से। लेकिन उसकी पत्नी थी ना, वो बच्चों के अनुसार ढल चुकी थी। ऊंची हील की सैंडल पहनना, बिना बाह का ब्लाउज पहनना, ख्वाब लगाना, बालों में ओठों पे लाली, हाँ, तो सब कुछ वो समय के अनुसार बदल चुके, क्योंकि वो बच्चों के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर सकते, तो वो किसंदा के मार्गदर्शन पर ही चल रहे थे, उनके आदर्शों को नहीं छोड़ सकते थे। यही कारण था वो उन्हें पसंद नहीं आया और न ही वो वर्तमान समय में के अनुसार वो चल पाए। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देता भी है, क्योंकि वो कहते हुए ना, बुढ़िया से आने लगाई चटाई का लहंगा, ऐसा कुछ वाक्य बोलते हैं, आपको पता होगा। यशोधर की पत्नी को गांव से दिल्ली आने पर मूल संस्कारों के अनुसार जीवन जीना पड़ा था। बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उनकी तरफदारी करने लगी और बेटी उन्हें समय के अनुसार आधुनिक मोम बनाने का प्रयास किया और उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे उन्हें समय के अनुसार बनाया जा रहा था। जैसे सिल्वर वेडिंग पार्टी के अवसर पर तो उसने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगा लिया था, बिना बाह का ब्लाउज पहन रखा था, वह सिर पर पल्लू नहीं रखा था, ऊंचे हील की सैंडल, जोड़ देना, ऊंची हील की सैंडल, हिलनी, ऊंची हील की सैंडल पहन रखा था, जोड़ देने इसमें, यहाँ से यहाँ कोमा लगा देना, फिर एवं के बाद लिख देना, ऊंची हील की सैंडल पहन रखा था। इस तरह यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है। लेकिन यशोधर बाबू किसंदा के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, इसलिए वे समय के अनुसार नहीं ढले और वे पुराने ख्यालों में ही जीना उन्हें पसंद था, इसलिए वो ढलने। पूरा छोटा सा एक आंसर है, किसंदा के आदर्श पर चल रहे थे, जैसा वो उन्होंने जिया अपना जीवन, उसी प्रकार से यशोधर बाबू भी जीने की कोशिश कर रहे थे और जीते भी हैं। पाठ में जो हुआ होगा, देखो इस लंबी कहानी में 2 जुमले थे, एक तो जो हुआ होगा, एक तो ये था, नंबर 2 था समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि अनिर्णय की स्थिति। ये तो वर्तमान समय की अनिर्णय की स्थिति हम लोग मान सकते हैं, समय के अनुसार ढलने की कोशिश करना यशोधर बाबू का, और ये जो का त्यों का भाव ग्रहण करना होगा। वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं? तो जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद अर्थात जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है।
प्रस्तुत कहानी में जब किसी जाति भाई ने यशोधर से गांव में हुई किसंदा की मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर बाबू ने जवाब दिया, जो हुआ होगा। क्यों? क्योंकि किसंदा कुंवारे थे, उनके कोई बाल बच्चे भी नहीं थे, तो कुंवारे थे, बाल बच्चे कहाँ से होंगे? तो लोगों ने थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई, उसकी देखरेख अच्छी हुई या नहीं हुई, क्योंकि आजकल है ना सब कुछ बीवी पत्नी बच्चे होने चाहिए आज यार ज़माने में, तो इसीलिए उनकी देखरेख नहीं हो पाई। तो इसीलिए जो हुआ होगा पता नहीं कैसे मर गए होंगे, पता नहीं, कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पता नहीं किस कारण उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि किसंदा अविवाहित थे, इसलिए उनकी मृत्यु को लेकर किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं की। दूसरी बार, जो हुआ होगा वाक्य में बाल बच्चों का न होना, गरीब परिवार का न होना और रिटायर होकर गांव में एक कोने में बैठकर व्यवस्थापूर्ण जीवन यापन करने के अर्थ में व्यक्त हुआ है। और तीसरी बार, जो हुआ होगा कहानी के अंत में अपने बेटे के बुआ के लिए, जब जनार्दन, याद है ना, जब यशोधर बाबू के जिया जी क्या नाम था, जनार्दन का नाम आया था ना, तो उनका खत मिला था, कार्ड आया हुआ था दूसरे दिन, पहले की यस्टरडे बीतते हुए कल के, कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही क्या थी, खराब थी। अब उसने सोचा कि अपनी बहन को मैं कुछ पैसे पहुंचा दूं। जब उनका बेटा कहता है कि मैं बुआ के लिए एक पैसे नहीं दूंगा, तो उनका रूखा स्वभाव जब याद आया उन्हें, जब वो कहते हैं ना कि इतनी तो मेरी औकात हैसियत है कि मैं 100 रुपये किसी से उधार ले सकता हूँ, ऐसा सोचते हैं यशोधर बाबू जब इन्होंने इस जुमले का प्रयोग किया। कहानी के अंत में अपने बेटे के बुआ के लिए रुपए न देने पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार, पत्नी की उदासीनता से यशोधर बाबू को अपनी उपेक्षा का बोध हुआ। तब यशोधर बाबू स्वयं को किसंदा की तरह उपेक्षित मानने लगा तथा कहने लगा कि किसंदा की मौत जो हुआ होगा से हुई होगी और इस तरह की उपेक्षा मिलने से हुई होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है भाई, ये तो सीधी सी बात है कि उन्होंने कभी कोई प्लाट उलाट नहीं खरीदा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस उम्र में गधा 25 ये सभी को झेलनी पड़ती है। किसंदा के ये बोल थे और यही चीज़ यशोधर बाबू अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस प्रकार के पुत्र होना और इस प्रकार का रूखा स्वभाव देना अपने पिता को, तो इस उपेक्षा से उनकी मृत्यु हुई होगी जब होगा जो हुआ होगा, यानी जो का त्यों का भाव ग्रहण कर लिया गया। यहाँ पर समहाउ इम्प्रॉपर, ये है वर्तमान समय की अनिर्णय की स्थिति। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, यानी कि हर बात पर तकिया कलाम की तरह उसके प्रयोग करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है? देखो, जो हुआ होगा जो का त्यों हो गया। समहाउ इम्प्रॉपर हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान समय की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करना, वो क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक अनिर्णय की स्थिति है। और अनिर्णय की स्थिति कैसे बनती है उनके अनुसार? अनिर्णय की स्थिति बनती है उनके अनुसार कि उनको जैसा वर्तमान की पीढ़ी करे, उनके बाल बच्चे करें, उनको वो पसंद नहीं थी। ठीक है। और दूसरा, अनिर्णय की स्थिति कैसे थी? क्योंकि पुराने ख्यालों में जीने वाले व्यक्ति थे प्राचीन समय में, यानी कि किसंदा के आदर्शों पर चल रहे थे, तो यह बात भी उन्हें इस वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए प्रकट करती है। प्रस्तुत कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग बहुत बार हुआ है। यह यशोधर बाबू का तकिया कलाम है, क्योंकि उन्हें हर स्थिति निर्णय की स्थिति लगती है, क्योंकि हर स्थिति में अनिर्णय की स्थिति उन्हें लगती है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति का भाव है तथा इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यवहार से है। वह पुराने ख्यालों से चिपका हुआ व्यक्ति है, इस कारण नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने से वह कुछ असंतुष्ट होने का समहाउ इम्प्रॉपर कहता है, क्योंकि उसे किसंदा की हर बात का सदा ध्यान रहता है। घर में भी पत्नी और बच्चों के साथ वह इसी कारण समुचित तालमेल नहीं बिठा पाता। इस प्रकार यशोधर बाबू द्वारा बार बार प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश उनके भीतर के द्वंद्व को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य क्या है? सीधी सी बात है, यदि भूल भी जाओ ना तो याद रखना, यशोधर बाबू किसंदा के विचारों के अनुसार जीने वाले व्यक्ति थे, पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे और उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे थे, जिसे उन्हें हर कार्य बच्चों के द्वारा, पत्नी के द्वारा किया जा रहा कार्य अनिर्णय की स्थिति समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। इस वाक्यांश का प्रयोग वो हर समय करते हैं। एक समय तो वो भी था जब चौड़ी पतलून वाली पहनकर आने वाला चड्डा था ना, असिस्टेंट ग्रेड में सीधा आ गया था, उसे भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है।
यशोधर बाबू को वो भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो क्यों? क्योंकि वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, यानी कि अनिर्णय की स्थिति लगती थी, ये कैसे कपड़े पहन रखा है। लेकिन भाई चाल चलन था वर्तमान समय का, तो वो तो उनके अनुसार ही चलेगा ना, बुड्ढों के अनुसार थोड़ी चलेगा। यानी आप लोगों को कोई कहे कि भाई स्कूल में जाओ तो गमछा टांग के जाओ और ऐसे जाओ वैसे जाओ, आप नहीं चल सकते यार। आप कोई कहे कि ऊँट गाड़ी में जाया करो, पैदल जाया करो, तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको साइकिल्स, स्कूटर, बाइक से जाना पसंद है, तो वही करोगे आप लोग। तो वही बात यहाँ है। लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि नए युग के अनुसार नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए जीवन जीना चाहिए। बात तो सही है, जमाने के हिसाब से यशोधर बाबू की तरह समहाउ इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आज के बच्चे वर्तमान में आप लोग किसी बच्चे को ज़्यादा कहोगे टोकना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेगा। आप उसे प्रेम से समझाइए, जैसे हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि प्यारे बच्चों, अभी से यदि पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दो यार। कब करोगे फिर, है बताओ। हिंदी में यदि आपके 100 में 100 नंबर ले आओगे तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जितने नंबर आप लोग ला रहे हो उतने नंबर यहाँ ले आते हो 100 में से 100, तो आप लोगों को पता है ना, आपके परसेंटेज पर कोई भी दबाव नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप लोगों ने इसे पढ़ना शुरुआत नहीं किया तो कर दो। कब? इतिहास तुम्हें ही लिखना है। कैसे लिखना है वो हम समझा रहे हैं आपको। तो बस जो दिमाग में आए ना, जो दिल कहे, जो मन कहे ना, उनके अनुसार चलो और हमारी बातों को थोड़ा ध्यान रखते हुए, तो अपने आप सीख जाओगे प्यारे बच्चों सभी। ठीक है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? यानी आपको स्वयं को लिखना है कि जैसे यशोधर बाबू किसंदा के आदर्शों पर चलते हैं, आप किसके आदर्शों पर चल रहे हैं? आपके जीवन में किसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है? पिताजी का है, माताजी का है, दोस्त का है, भाई का है, बहन का है, तो आपको बताना है। तो लेखक भी यहाँ अपने बड़े भाई का जिक्र करते हैं कि जिस प्रकार से मुझे मेरा बड़े भाई ने ही सिखाया सब कुछ, आज मैं अपने स्वाभिमान मानवीय आदर्शों के अनुसार मैं चल रहा हूँ। यशोधर बाबू का जीवन किसंदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। वे अपना जीवन किसंदा के आदर्शों पर ही चलाते हैं। यशोधर एक प्रकार से किसंदा के आज्ञाकारी शिष्य थे। यशोधर बाबू की तरह ही मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि अभी लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, पिताजी की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े भाई ने ही मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया तथा उन्होंने मुझे सदा ईमानदारी, स्वाभिमान और मानवीय आदर्शों को अपनाते हुए एक अच्छा नागरिक बनने की सीख दी। उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर ही चलकर आज मेरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। यानी आप अपने जीवन के बारे में लिख सकते हैं, आपका सर्वांगीण विकास किन के कारण हो रहा है, पिताजी, भाई, बहन, आप भी लिख सकते हैं अपने बारे में यहाँ। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों? किसे कहेंगे मूल संवेदना कहानी की? हाशिए पर धकेल जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर। तो देखो, यशोधर बाबू के जितने बच्चे थे, 3 थे पुत्र, 1 थी पुत्री। बड़ा एक पुत्र था, वह तो किसी विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गया था 1500 रुपये पर माह के हिसाब से। दूसरा IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा स्कॉलरशिप पाकर कहाँ चले गया था? अमेरिका। और जो पुत्री थी प्रत्येक वर्ग को ठुकरा चुकी थी और वह भी दोष देती कि मैं भी अमेरिका चले जाऊँगी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। तो इन बच्चों पर तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में या अपने गांव के आस पड़ोस के बारे में सोचना वो बंद कर दिया था। पीढ़ी का अंतराल भी था। बच्चे वर्तमान समय के पीढ़ी के बच्चे हैं और जो यशोधर बाबू था वो पुराने पीढ़ी के ख्यालों में जीने वाला था। हाशिए पर धकेल जाते मानवीय मूल्य। यशोधर बाबू को लगता है ऐसे बच्चों को भी लगता है कि हम लोग क्यों किसी का ख्याल रखें, क्यों किसी का मान सम्मान करें, हम सही है, हम कमा रहे अच्छे से। तो वही बात यहाँ है, तीनों चीज़ें हैं मूल। सिल्वर राइडिंग कहानी में यशोधर बाबू के बच्चे एवं पत्नी नए विचारों में जीने वाले मानवीय मूल्यों का उतना महत्व नहीं देते। वे रिश्तेदारी, सामाजिक कर्तव्य, भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान आदि पर कम ही ध्यान देते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है कि हम किसी का मान सम्मान करें, उन्हें कुछ सहायता कर सके, कोई मतलब नहीं था।
यशोधर के बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था। इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल व्यंजित करना है। यह पीढ़ी का अंतराल भी तो है। यशोधर बाबू किशनदा अलग ख्यालों में जीने वाले हैं और वो बच्चे अलग ख्यालों में जीने वाले हैं। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं एवं किशनदा के आदर्शों को अपनाते हैं, परंतु उनके बेटे बेटी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित रहते हैं। उनकी बेटी जींस, बिना बाह का टॉप आदि पहनती है। पत्नी भी नए जमाने के हिसाब से होठों पर लाली, बालों में खिजाब तथा ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर मोड बनने का प्रयास करती है। इस कारण यशोधर बाबू अपने परिवार से कटे रहते, अतः प्रस्तुत कहानी में मूल संवेदना के रूप में पीढ़ी के अंतराल का चित्रण हुआ है। बात तो सही है, यानी कि पत्नी तो उनकी ढल चुकी थी, लेकिन पिताजी यानी यशोधर बाबू यानी वाई.डी. पंत नहीं ढल सके थे, क्योंकि वो पीढ़ी का अंतराल था और वो पुराने ख्यालों में जीने वाले व्यक्ति थे। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने का क्या कारण होंगे? यानी कि आप आस पड़ोस में देखते हैं बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगता और क्यों नहीं लगता, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने अपने अनुसार लिख दिया है, देख लेना इसे। क्योंकि आज की खान पान, अब देखो मैं बात करूं, पिज्ज़ा किसको पसंद है? तुम में से सभी को पसंद होगा, लेकिन बुजुर्गों को आप वो दे दो तो मजाक नहीं कर रहा, जो निवाला आप दोगे ना वो मुँह से बाहर आ जाएगा। उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो एक घास फूस उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले उनको कबड्डी अच्छा लगता था खेलना, आपको क्या लगता है? क्रिकेट, वीडियो गेम्स लगता है। पहले लोग पैदल चलने का बहुत शौकीन थे, मिट्टी में खेलने का बच्चों को बहुत शौकीन था। आज मिट्टी से बचने का शौकीन है, पैदल कोई चलता नहीं है। 1 किलोमीटर भी जाना होगा, आधा किलो 500 मीटर भी जाना होगा ना, तो एक टेम्पो में जाता है, 10 रुपये देकर के, लो भाई लो 10 रुपये मुझे पहुँचा दो वहाँ तक। तो देख लेना, पूरा मैंने लिख दिया अपने हिसाब से। पहले की बहुएं क्या करती थी, ससुर के सामने घूंघट निकालती, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज की बहुएं कैसे हैं? घूंघट तो पता नहीं कहाँ का कहाँ है, और ससुर एक बार बोलता है ना तो बहुएं 2 जवाब देती है। देखते हो ना आप लोग, बोलो देखते हो नहीं देखते? तो उस घर में ऐसा होता है, आज भी होता है। लेकिन कुछ बहुएं हैं आज भी समझदार हैं, ससुर जी की आज भी इज्जत करती हैं, पतिदेव की आज भी इज्जत करती हैं। तो समझते हो आप लोग यार, ठीक है। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 2 कथनों में से आप जिनके समर्थन में अपने अनुभव और सोच के आधार पर उनके तर्क दीजिए। पहला तो क्या है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है, बिल्कुल भी पात्र नहीं है वे सहानुभूति के, तो क्योंकि उन्हें जमाने के अनुसार उन्हें बदलना चाहिए। ठीक है, देख लेना इसे। अब यहाँ वो समानुभूति के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमें भी बुजुर्गों की थोड़ी बहुत, तो कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो भी कुछ कहता है वो अपने भले के लिए कहता है। तो इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं कि बुजुर्ग जो भी कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं, तो हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके विचारों का थोड़ा सा पालन तो करना चाहिए। मैं उनके सामने करूँ, उनके पीछे से नहीं करो तो यहाँ वो सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं। और यहाँ वो सहानुभूति के पात्र नहीं बनते, क्योंकि उन्हें समाज के अनुसार ढलना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, कोड यूज करोगे कहाँ? तो एक क्वेश्चन और देख लेना। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। देखो, आदर्श व्यक्तित्व तो है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। हाँ, बात तो सही है। देखो, यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि उनकी संतान तथा उनकी पत्नी भी नई पीढ़ी के जीवन मूल्यों का अनुसरण करती है। यशोधर बाबू किशनदा के आदर्शों का अनुसरण करते हैं, आदर्शों का अनुसरण करते हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस प्रकार प्राचीन जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ मानने के कारण यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही क्या है, उचित है। अब देखो, ये मैंने जो कोड बताया था ना, एक बार देख लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनता है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊँ, कोशिश करूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण तो नहीं लगता लेकिन क्या पता आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने आपके सामने उपस्थित करवा दिया। अब कोड यूज कहाँ करेंगे आप लोग, यदि आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, किस प्रकार से अंग्रेजी बोलते हैं, कैसे सीखेंगे हम लोग, तो Y323 कोड यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करें आप लोग, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब आप लोगों को PDF चाहिए, कहाँ मिलेगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको MCQ भी चाहिए, PYQ भी चाहिए, सैम्पल पेपर भी चाहिए, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेशन उसकी PDF भी चाहिए, सब कहाँ मिलेगी भाई, वो सब मिलेगी Adda24 ऐप पर। डाउनलोड करें कहाँ से, प्ले स्टोर से बेटा। जिन्होंने अभी तक प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर ली। हाँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, प्रत्येक PDF आप लोगों को, ठीक है। हाँ, अब आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह देख लीजिए, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना है मुझे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चंस सरल भाषा में समझ में आया है, नहीं आया। और नहीं आया तो एक बार सीरियल वेडिंग कहानी का जो मूल पाठ का सार मैंने पढ़ाया था अपनी मुँह ज़बानी से, मेरी वाली मुँह ज़बानी से मतलब, तो उसे आप ज़रूर सुने, फिर जो लिखा हुआ है वो आराम से पढ़े, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।